यस, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अब हम जो आज टॉपिक चालू करने वाले हैं दैट इज असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज। उसके अंदर हमारा पहला पॉइंट रहेगा असेसमेंट ऑफ कंपनीज। यहाँ पर हम लोग कंपनी का जो भी असेसमेंट वाला मैटर है वो हम सब लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं आज। सबसे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि कंपनी असेसमेंट जो है, राइट, उसका वेटेज नियरली आपका रहेगा 14 मार्क्स के आसपास। यूजुअली जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी वाला रहता है, उसके अंदर आपको इसका क्वेश्चन कहीं न कहीं देखने को मिलेगा, राइट? मोस्ट ऑफ द केस में आपको यही रहता है क्योंकि मेट के प्रोविजंस उसके अंदर कवर अप होते हैं, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जाम्स। अब यहाँ पर बात करते हैं पहले कंपनी की, तो कंपनी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी मीन्स अ डोमेस्टिक कंपनी, ओके? डोमेस्टिक कंपनी की बात करें यहाँ पर, इट्स अ इंडियन कंपनी और एनी अदर कंपनी हू हैज़ मेड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। उसके कुछ अरेंजमेंट्स लोगों ने करके रखे हैं, वो इंडिया में अगर है तो उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पर इंडियन कंपनी मानेंगे। जस्ट गो थ्रू वंस, नॉट सो रिलेवेंट फॉर द एग्जाम्स एंड ऑल। अब जो दूसरी बात करिए दैट इज इंडियन कंपनी, कि इंडियन कंपनी क्या होती है, तो उसके बाय डिफॉल्ट एक तो आया जाता है कि अगर कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 और 1956 अगर पुराना हुआ तो उसको हम क्या मानते हैं, यहाँ पर इंडियन कंपनी मानते हैं। एंड द रजिस्टर्ड ऑफिस और द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी शुड बी इन इंडिया, तो उसको हम क्या मानते हैं, इंडियन कंपनी मानते हैं। सिंपल। डिफरेंशिएट करना इसलिए जरूरी है बिकॉज फॉरेन कंपनी के प्रोविजंस अलग है और डोमेस्टिक कंपनी के लिए प्रोविजंस अलग है। टैक्स रेट में भी फर्क है 30% एंड 40%, राइट? चलिए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात आज की है वो है मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स ऑन कंपनीज। ये कंपनी को एप्लीकेबल होता है, पहली बात, ठीक है? अगर हम मेट की बात करें तो इसमें होता ऐसा है कि कंपनियों को बहुत सारे टैक्स में बेनिफिट्स अगर मिल रहे हैं, ऐसी कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल जो टैक्स हॉलिडे में है, जैसे हमने एसईजेड में पढ़ा, या फिर जो हमने 80s के जो डिडक्शंस पढ़े उसके अंदर, या फिर जो हमने एक बिजनेस प्रोफेशन में हमने पढ़ा स्पेसिफाइड बिजनेस के जो प्रोविजंस है उसके अंदर 100% कैपेक्स आपको अलाउड होता था। तो ऐसे प्रोविजंस की वजह से क्या होता है कि आपका इनकम टैक्स का जो प्रॉफिट आता है, टैक्सेबल प्रॉफिट, वो एकदम नेग्लिजिबल या फिर आप लॉस में चले गए होते हैं एज पर इनकम टैक्स इज कंसर्न। लेकिन अकाउंट्स में अंदर आपको बहुत सारा प्रॉफिट होता है, लेकिन एज फार एज इनकम टैक्स इज कंसर्न यू आर इन अ लॉस। अब उस केस में क्या होता है कि यहां पर मेट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है? तो यहां पर फंडामेंटल जो कवर करता है वो सब कुछ कवर करता है, बुक प्रॉफिट के आसपास सब कुछ रहता है इसके अंदर। तो आपको यहां पर एक कंप्यूट करना पड़ेगा बुक प्रॉफिट, ओके? नाउ सी, इन केस ऑफ कंपनीज इट कैन बी डोमेस्टिक और अ फॉरेन। डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी, दोनों को मेट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है? इफ टैक्स कंप्यूटेड एज पर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज लेस देन 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट। मतलब आपको क्या करना है, आपको पहले नॉर्मल इनकम टैक्स कंप्यूट करना है, फिर आपको बुक प्रॉफिट कंप्यूट करना है। सर, ये बुक प्रॉफिट क्या होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और उसको आपको कंपेयर करना है। जो ज्यादा आएगा वो आपको पे करना होता है इस बार, ठीक है? मोटा मोटा अभी आप इतना समझो, बाकी सारा उसका क्या क्रेडिट वगैरह क्या होता है मैं अभी आपको डिस्कस सब कुछ करता हूं। सिंपल, इन शॉर्ट 15% आपको मेट देना होता है, ठीक? लुक, इन सच केस बुक प्रॉफिट shall be deemed to be the total income। मतलब हम बुक प्रॉफिट को ही क्या मान लेंगे, टोटल इनकम मान लेंगे। देन व्हाट, टैक्स shall be paid at the MAT rate of 15%। मेट का रेट कितना है, 15% प्लस सरचार्ज एंड प्लस सेस। सरचार्ज अगर एप्लीकेबल होता है तो सरचार्ज लगाएंगे, और सेस अगर एप्लीकेबल हुआ तो हम लोग सेस भी लगाएंगे इसके ऊपर। लेकिन अगर आपकी कंपनी आईएफएससी में हुई, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, उसमें अगर हुई और उसकी इनकम कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज से आ रही है, तो उस केस में 9% रेट रहेगा मेट का, ठीक है? मतलब एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विस फ्रॉम द आईएफएससी सेंटर एंड यू आर रिसीविंग द अमाउंट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देन इन दैट केस आपका रेट मेट का हो जाता है 9% इंस्टेड ऑफ 15%। डन? देन मेट प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। किस केस में मेट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं? फर्स्ट, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में हो तो आपको मेट अप्लाई नहीं होता है। अगर डोमेस्टिक कंपनी है जिन लोगों ने ऑप्शनल टैक्स रेजिम ऑप्ट करके रखा है, जो कंसेशनल टैक्स रेजिम है 115BAA और बीएबी, अगर वो उसको ऑप्ट करके रखा है तो उसमें भी हम मेट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं करेंगे। उसके बाद आता है फॉरेन कंपनीज ऑप्टेड फॉर अ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44B, डबल बी, बीबीए एंड बीबीबी। ये हम लोग पढ़ेंगे नॉन रेसिडेंट के अंदर, जहां पर फॉरेन कंपनीज को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अलाउ किया गया है। तो उस केस में
मैट एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि एवरी कंपनी shall prepare a statement of P&L account as per Schedule 3 or the applicable act in case of insurance, banking और electricity। मतलब आपको अपने शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। मतलब कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 को जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। अगर आपने उस तरीके से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, फिर आपने एजी में पुट किया होगा, एडॉप्ट कर दिया होगा, सारे प्रोसीजर मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से सब कुछ फॉलो हो चुकी है। सो उस केस में ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उस पर असेसिंग ऑफिसर कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता। मतलब ही इज नॉट कंसर्न विद कि आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने बनाया है शेड्यूल 3 के हिसाब से, उस पर वो कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपने कंपनी एक्ट को फॉलो किया हुआ है तो। उसके बाद आता है एवरी कंपनी शेल फर्निश अ रिपोर्ट फ्रॉम ए सीए। आपको एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा कि आपने यहाँ पर ये बुक प्रॉफिट किस तरह से कंप्यूट किया है उसके बारे में। एंड ऑल अदर प्रोविजंस लाइक इंटरेस्ट, पेनल्टी, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड ऑल, वो भी एप्लीकेबल यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे। मतलब अगर आपने लेट फाइल किया है या फिर आपने टैक्स लेट भरा हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट, राइट, तो वो सारे प्रोविजंस यहाँ पर एप्लीकेबल होने कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि सर ये बुक प्रॉफिट क्या होता है एंड हमें कंप्यूट कैसे करना है। तो देखो, बुक प्रॉफिट कंप्यूट करने का तरीका। अब यहाँ पर एक चीज मैं थोड़ा सा आपसे क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पर हम लोग जो भी पढ़ेंगे दैट विल बी टू द पॉइंट, राइट, फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड। मैं जितना जहां पर रिक्वायरमेंट होगा वहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए डेप्थ में लेकर जाऊंगा। जहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है आप बस उतना समझ के उसको आगे बढ़िएगा। बिकॉज प्राइमरी पर्पस इज टू गेट गुड मार्क्स एंड क्लियर योर एग्जामिनेशन। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं सर ऐसे थोड़ी ना होता है, हमको सब सीखना होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ से पढ़ाई करके आगे निकलेंगे, फिर आगे चल के कहीं इंटरव्यू में पूछ लिया तो ये वो सब ऐसा। देखो भाई, मेरा तो एक मानना है कि पहले आप सीए बन जाओ, उसके बाद आपको जो फील्ड में इंटरेस्ट लगे उस फील्ड में आप लोग एक्सपर्टीज लेना। ठीक है, आराम से फिर पढ़ना, इन डिटेल पढ़ना, केस स्टडीज पढ़ना, प्रैक्टिकल केस लॉस पढ़ना, क्योंकि प्रैक्टिकल दुनिया आपको भी पता है कि वो थोड़ी सी अलग चलती है। आर्टिकलशिप में आप लोगों ने देखा होगा कि पढ़ा पढ़ाया सब कुछ थोड़ा अलग है और उसमें से प्रैक्टिकल दुनिया होती है वो थोड़ी अलग होती है। वहां पर केस टू केस अलग अलग प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, राइट। तो वहां पे आपको सीखना ही है सब कुछ। तो करंटली आप मेरे हिसाब से तो ऐसा मानते ही चलता हूँ कि अगर आप एग्जाम पे फोकस करो, एग्जाम क्लियर करो, डिग्री ले लो, सीए बन जाओ और उसके बाद आपको जिस फील्ड में एक्सपर्टीज चाहिए उस फील्ड में ले लो। ठीक है, सो आपको अगर इनडेप्थ पढ़ना है तो भी आपकी मर्जी, मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता फिर तो। ठीक है, क्योंकि 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट का आपको साथ में पढ़ के रखना है। जीएसटी भी आपको इतना याद रखना है, आपको एफआर भी इतना, इंडेस भी आपको इतना डिटेल में पढ़ना है। सो हाउ कैन यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स, राइट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले का सिनेरियो थोड़ा अलग था, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब इंटर क्लियर होता था फिर 3 साल का आर्टिकलशिप का पीरियड जो रहता था, 2.5 साल के बाद एग्जाम आता था और स्टूडेंट्स उसी टाइम पढ़ना चालू कर देते थे सीए फाइनल को। अभी का सिनेरियो क्या है कि यूजुअली जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो उसमें ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट जो 2 साल का पीरियड होता है ना, उसमें आखिरी साल जब उसकी एग्जाम होती है, जैसे करंटली जिसकी नवंबर 25 में एग्जाम है, वो अभी जनवरी 25 से पढ़ना चालू कर रहा है। ठीक है, मतलब यू हैव 6 टू 7 मंथ्स, उसके अंदर आपको 6 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। एसपीएम की एग्जाम आपको देनी है, आपको एमसीएस खत्म करना है, आपको एडवांस आईटी खत्म करना है, उसकी एग्जाम देनी है, वो सारी चीजें अलग है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में क्या होता है, और आपकी आर्टिकलशिप भी तो चालू है, उसमें भी आपको 4 या 5 महीने की लीव मिलेगी। तो उस टाइम में क्या होता है कि आपको कम टाइम में ज्यादा कवरेज कवर करना है और एग्जाम भी क्लियर करनी है। तो अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड होते तो उसमें कुछ गलत नहीं है। फाइन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बुक प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, क्या होता है बुक प्रॉफिट। मतलब आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, राइट, जो आपने शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाया हुआ है, फाइन, उसको प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आपको लेना है। उसमें कुछ चीजें प्लस करनी है, कुछ चीजें माइनस करनी है। ठीक है, कुछ चीजें क्या करनी है, प्लस करनी है और कुछ चीजें माइनस करनी है। फाइन, तो पहले मैं आपको मेट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। करना क्या है आपको, लुक, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से, जब हम टैक्स कंप्यूट करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम ग्रोस टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं, उसमें से डिडक्शंस माइनस किए तो हम लोग पहुंचते टोटल इनकम। फिर उसमें इनकम टैक्स कंप्यूट किया जाता है, सरचार्ज अगर एप्लीकेबल होता है तो, और HEC @ 4% हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं।
तो हमको मिलता है टोटल टैक्स एज पर इनकम टैक्स के प्रोविजन है उसके हिसाब से। अब मेट में आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन में जब तक ना बोले कि मेट के प्रोविजंस को इग्नोर करना है तो आपको यहां पर मेट कंप्यूट करना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आपको मेट अप्लाई नहीं करना है तो वो लोग क्वेश्चन में क्लियरली बोलेंगे कि इग्नोर मेट प्रोविजंस, वरना आपको मेट कंप्यूट करना 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 ही है। फाइन, चलिए तो प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट शेड्यूल 3 प्लस और माइनस आपको करना है एडजस्टमेंट, जो आपकी मैंने आपको बताया कि कुछ प्लस करेंगे, कुछ चीजें क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, बुक प्रॉफिट मिलेगा। उस पर आपको मेट लगाना है 15%, फिर आपको सरचार्ज कंप्यूट करना है, फिर आपको सेस लगाना है। ठीक है, अगर एप्लीकेबल जो भी होता है उसके हिसाब से, तो टोटल टैक्स एज पर आपको मेट मिलेगा। दोनों में से जो ज्यादा है वो आपको पे करना है इस बार। ठीक है, विचर इज हायर इन केस ऑफ बोथ। फाइन, अगर मेट ज्यादा है तो हम लोग बुक प्रॉफिट को क्या मान लेंगे, डीम्ड टोटल इनकम मान लेंगे। सिंपल। अब जो प्लस माइनस करने की बात हुई उस पर आते हैं हम लोग, कि कुछ चीजें हम लोग प्लस करेंगे, कुछ चीजें क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने कंपैरेटिव फॉर्म्स में दिया हुआ है 115 जेबी का जो पूरे प्रोविजंस है उसको मैंने क्या किया है, कंपैरेटिव फॉर्म में दिया है कि जो कोरस्पॉन्डिंग सामने मैच होता है उसको सामने सामने रखा है, अदरवाइज मैंने थोड़ा सा उसको टेबल फॉर्मेट में रखा हुआ है। तो सबसे पहली बात करी है, अच्छा और एक चीज, इसमें जो चीज बोली है वैसा ही करना है, ना एक्स्ट्रा सोचना है, ना कुछ ओवर थिंकिंग करना है इसके बारे में। ठीक है, जैसा बोला वैसा करना है, सिंपल। लुक, इनकम टैक्स पेड, पेएबल, प्रोविजन फॉर द टैक्सेशन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सरचार्ज, सेस एटसेट्रा, ये हम क्या करेंगे, ये सारी चीज हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। मतलब अगर आपने कोई भी चीज जिसको आपने यहां पर क्या किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है, अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड अगर आपने इनकम टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स का प्रोविजन, सरचार्ज, सेस, कुछ भी इंटरेस्ट, ये सब अगर आपने वहां पर डेबिट किया है तो आपको क्या करना है, वहां पर एड बैक करना है। लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पर पेनल्टी को एड बैक नहीं करना है। ठीक है, जब भी आप बुक प्रॉफिट कंप्यूट करो तब अपना इनकम टैक्स वाला दिमाग बंद रखना है। ठीक है, दोनों को मिक्सअप मत कर देना। अब पेनल्टी हम लोग इनकम टैक्स में एड बैक करते हैं ना, ठीक है, यहां पे आपको नहीं करनी। सर जीएसटी का पेनल्टी हुआ तो लिखा है कहीं भी कि यहां पर जीएसटी का पेनल्टी ऐड करना है? नहीं, तो नहीं करने का, जैसा बोला वैसा करने का, सिंपल। जीएसटी का पेनल्टी हम लोग इनकम टैक्स में ऐड करते हैं, यहां नहीं बोला है नहीं करेंगे, बहुत क्लियर है, समझे? डन। तो पहला क्या आपने पढ़ा, इनकम टैक्स पेड, पेएबल, प्रोविजन, सेस, इंटरेस्ट, सरचार्ज, जो भी बोला सब कुछ क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। डन, ओके, डन। नेक्स्ट, अमाउंट, एनी अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, तो आपने ऐसे कोई भी रिजर्व क्रिएट किया है फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसको हम क्या करेंगे यहां पर ऐड करेंगे। अब समझो होता क्या है इसमें, आप क्या करते हो यहां पर ऐसे, ऐसा मान लो आपका पीएनएल अकाउंट है और यहां पर आपका है जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहां पर, आपको मान लो यहां पर 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं जनरल रिजर्व में, तो आपने क्या किया, जीआर अकाउंट को आपने सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस को आपने डेबिट किया 2 लाख से, और यहां पर आपने क्या लिखा, पीएनएल अकाउंट 2 लाख। तो अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कोई भी एसजीआर यहां पर ट्रांसफर किया हुआ है व्हाटएवर, उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सिंपल। कोई भी नाम से रिजर्व हो, जनरल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, एबीसीडी रिजर्व्स, एक्सवाइजेड रिजर्व्स, कुछ भी अगर प्रॉफिट में से क्रिएट किया गया है तो ऐड होगा, सिंपल। डन, क्लियर, ओके। अब उसके सामने एक कॉरस्पॉन्डिंग मैंने रखा हुआ ही है, उसी का जैसा एक प्रोविजन। क्या बोला है कि अगर आपने अमाउंट कोई भी रिजर्व क्रिएट किया है प्रॉफिट में से तो उसको तो क्या करना है, प्लस करना है। अब आगे, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द रिजर्व्स, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब जब आपने रिजर्व क्रिएट किया तो प्लस किया, जब रिजर्व में से वापस रिवर्स आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर आए तो क्या करना है, उसको माइनस करना है। ये ऊपर वाली सारी चीजें क्या है,
माइनस है। ठीक है, तो देखो यहां पर मान लो ऐसा हुआ कि यहां से आपने, अब थोड़ा सा मैं कलर भी चेंज कर रहा हूं इसका, यहां से मान लो आपने पीएनएल अकाउंट में 1 लाख रुपए वापस यहां पर लेके गए, पीएनएल अकाउंट में 1 लाख, ये ठीक है, ये आपने क्या किया यहां पर, ये जनरल रिजर्व रहेगा जीआर। अभी मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, चिंता मत करो, जीआर। तो ये जीआर वापस आया, आपने विड्रॉ किया रिजर्व से विड्रॉ किया, मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ा। ओके, मत बढ़ाओ, माइनस कर दो वापस। आप रिजर्व में लेके गए, प्रॉफिट घटा, नहीं घटना चाहिए, बढ़ाओ वापस। मतलब रिजर्व में जाते टाइम मेट लगाओ, रिजर्व से आते टाइम मेट मत लगाओ। क्लियर, सिंपल, ओके, डन। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आगे एक चीज और बोली है, क्या बोली है, लुक, जरूरी ये चीज है, only if it is considered for increase while computing the book profit earlier and credited to the profit and loss account। मतलब अगर आपने इसको पहले मेट में कंसीडर किया है तब, मतलब जब ये रिजर्व में आया, क्या तब ये मेट देकर आया है? अगर हाँ, तो ही जब ये वापस जाएगा तब मेट में नहीं आएगा, मतलब तो माइनस करेंगे। मतलब जब ये आया तब प्लस होकर आया है, तो जाएगा तब माइनस होगा। लेकिन जब प्लस होके ही नहीं आया है, मेट के दायरे में ही नहीं आया है, तो फिर ये माइनस करने की जरूरत नहीं है। सर ऐसा कैसे? लेट मी एक्सप्लेन, लेट्स गो टू द एग्जांपल। लुक, जैसा मैंने आपको यहां पर अभी समझाया वैसे, कि अगर आपने अमाउंट ट्रांसफर करी है ये, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात है, 2020-21 की बात है, उसमें आपने यहां पर 15 लाख रुपए क्या किया है, जीआर में ट्रांसफर किया है। अब यहां पर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके जीआर में लेके गए हैं, इसका मतलब आपको ये एड बैक करना पड़ेगा। मतलब इस पर आपने मेट भरा है कौन से साल में, 2020-21 में। ये 15 लाख पर आपने मेट पे कर दिया है 2020-21 में। क्लियर, तो ये देखो 15 लाख यहां पर आया रिजर्व में से इधर, ये इस पर आपने मेट दे दिया है। मतलब ये 2020-21 में क्या हुआ है, ऐड हो चुका है। क्या हो चुका है ये, इट इज एडेड। ओके, अब 2020-21 में रिजर्व्स में और एक चीज आई, कौन सी आई, कैपिटल प्रॉफिट अगर कोई था तो ये आप सीधा रिजर्व्स में लेकर आ गए, 6 लाख डायरेक्ट क्रेडिट आप लेकर आए। मतलब आपने सीधा प्रॉफिट एंड लॉस को बाईपास करके सीधा 6 लाख आप इधर लेकर आए। मतलब टोटल रिजर्व आपका कितना हो गया, 21 लाख। अब यहां पर ये जो प्रॉफिट है ना, ये वाला, ये कैपिटल प्रॉफिट, ये इस पर कोई भी मेट नहीं भरा गया है। मतलब ये जब प्रॉफिट आया तब इस पर मेट नहीं लगा था। ठीक है, तो आते टाइम मेट नहीं आया है, तो जाते टाइम भी इस पर मेट नहीं आएगा। मतलब आते टाइम प्लस नहीं हुआ है तो जाते टाइम माइनस नहीं होगा। ये आते टाइम प्लस हुआ था तो जाते टाइम क्या होगा, माइनस होगा। सिंपल, क्लियर। देखो अब ये 2021 आपको पूरा मैं समझा चुका हूं। अब 24-25 में क्या हुआ कि आपने 21 लाख रुपए क्या किए, विड्रॉ कर लिए। जो ये बैलेंस था ना पूरा, ये सॉरी, आपने विड्रॉ किया फ्रॉम द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट इंक्रीज बाय 21 lakhs। अब जब भी आप कोई रिजर्व में से विड्रॉ करते हो तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट के क्रेडिट साइड आएगी। अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि माइनस करो उसको, लेकिन माइनस कितना करना है, जो मेट में होके आया है उसी को। तो लुक, तो आपने टोटल 21 लाख विड्रॉ किया, लेकिन उसमें से जो कैपिटल प्रॉफिट था ना, उस पर हमने मेट पे नहीं किया है 6 लाख रुपए, तो उसको हम लोग माइनस नहीं करेंगे। तो हमारे पास माइनस अब करना कितना है, हमको यहाँ पर माइनस करना है खाली 15 लाख रुपए, जिस पर हमने ऑलरेडी मेट भर चुके थे। सिंपल, क्लियर हुआ, डन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रिजर्व वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी क्या बोल रहा है, provisions for unascertained liabilities or a contingent liabilities other than provision made for ascertained liabilities। मतलब ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो असर्टेन है, जो डिसाइडेड है, राइट, कंटिजेंट नेचर नहीं है, उसका अगर आपने प्रोविजन किया है तो अलाउड है। ठीक है, उसको आपको प्लस नहीं करना है। लेकिन कोई अनअसर्टेन लायबिलिटी है और कोई कंटिजेंट लायबिलिटी है जिसका आपने प्रोविजन किया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एड बैक करेंगे।
मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसी कोई लायबिलिटी का प्रोविजन दिखा जो सर्टेन नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, उसको एड बैक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि प्रोविजन मेड फॉर असर्टेन लायबिलिटीज, जैसे एक एग्जांपल आपको दूं मैं अगर, सो यहाँ पर था जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी बाय एक्चुरियल वैल्यूएशन, तो इसको हम नॉट टू बी एडेड बैक, ये क्या है, इट इज अ असर्टेन लायबिलिटी। उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ग्रेचुइटी अगर है एज पर एक्चुअल वैल्यूएशन तो उसको हम एड बैक नहीं करेंगे। क्लियर, समझ में आया, पक्का? चलो, उसके बाद है प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडरीज। अगर ऐसा कोई भी सब्सिडरी के लॉस का कोई भी प्रोविजन यहां पर अपने डेबिट मारा हुआ है तो उसको भी क्या करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे। डिविडेंड, कोई भी डिविडेंड हो, राइट, पेड और प्रपोज्ड, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सिंपल। आगे, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू, अगर आपने कोई ऐसी इनकम है जिसके सामने आपने खर्चे किए हैं, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर्स है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सर ऐसी कौन सी इनकम है, तो वो आपको सामने मैंने देके रखा है, लुक, ये यहां पर है, इसका मैचिंग इधर देखो क्या है, लुक, ऐसी इनकम है, राइट, जिसको हम लोग माइनस करेंगे और उसके एक्सपेंडिचर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मतलब एक्सपेंडिचर सारे प्लस हो गए और इनकम सारी क्या होगी, माइनस होगी। सर कैसी इनकम, इनकम एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, 11 और 12। सेक्शन नंबर 10, 11, 12 की अगर कोई इनकम हुई और आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करके रखा हुआ है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, हटाओ उसको। ठीक है, उसको आपको यहां पर ध्यान में नहीं लेना है। इनकम फ्रॉम एओपी बीओआई नॉट टैक्सेबल बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 86। अब यहां पर क्या है कि जब भी ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, असेसमेंट ऑफ एओपी, उसमें क्या होता है कि अगर कंपनी किसी एओपी की मेंबर हुई तो उस केस में एओपी पे करता है टैक्स एट एमएमआर, मतलब मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर टैक्स पे करता है। सो इन दैट केस क्या होता है कि वो एमएमआर पे टैक्स पे करता है ना, सो उस केस में जितना भी शेयर जाता है कंपनी के हाथ में वो सारा का सारा शेयर एग्जेम्प्ट हो जाता है। और अगर वो शेयर कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे। सिंपल, शेयर फ्रॉम एओपी माइनस इनकम अंडर सेक्शन 10, 11, 12 माइनस, डन। इनकम, शेयर फ्रॉम एओपी माइनस इनकम टू द फॉरेन कंपनी, इनकम टू द फॉरेन कंपनी फ्रॉम, कहां से और इसकी इनकम, कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ऐसी कोई भी इनकम है उसको भी हम लोग माइनस करेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज आपको रुकनी है, क्या, इफ इट इज स्पेशल, इट इज चार्जेबल एट स्पेशल रेट एंड सच रेट इज लेस देन 15%। अगर मेड से भी उसका रेट कम है ना तो ही हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, अभी पूरा मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, चिंता मत करना। इनकम फ्रॉम द रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेटेंट चार्जेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीएफ, उसको भी हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस कर देंगे। तो ये भी माइनस, ओ ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये चार चीजें माइनस हो जाएंगी। अब उसके सामने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर अगर आपने डेबिट करके रखे हैं तो उसको हम प्लस करेंगे, प्लस 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 प्लस। मतलब अगर 10, 11, 12 की कोई इनकम है, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम, लेट मी एक्सप्लेन विद एग्जांपल। लुक, ये अपना पॉइंट एफ है, राइट, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ऐसा है। ठीक है, लुक, ऐसा सिनेरियो है। तो यहां पर देखो क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है आपकी। अब एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, माइनस करो उसको। उसके रिलेटिंग आपके खर्चे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर है, क्या करो उसको प्लस कर दो। इनकम माइनस करो, खर्चे क्या करो, प्लस कर दो। राइट, मतलब इनकम से जो प्रॉफिट बढ़ा है उसको डाउन लेकर आओ और एक्सपेंस से जो प्रॉफिट घटा है उसको वापस अप लेकर जाओ, मतलब नेट टू नेट आपका वहां पर एडजस्टमेंट हो जाएगा। डन। चैरिटेबल को इनकम है सेक्शन 11, 12 की, तो उसको भी क्या कर दो, यहां पर ऐड कर दो।
एसीजेड, सर एसीजेड की इनकम हुई, क्या करेंगे उसको? अब एसीजेड देखो सेक्शन 10 डबल ए में है और अपने को यहाँ पर क्या बोला है 10, 11, 12। तो मैंने अभी जस्ट आपको समझाया जब शुरू किया तब, अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। उसने जो बोला वैसा। उसने बोला सेक्शन 10 तो सेक्शन 10, उसने बोला 10 डबल ए तो 10 डबल ए, लेकिन उसने 10 डबल ए बोला नहीं है। तो अपने यहाँ पर ज्यादा उसमें कोई होशियारी नहीं करनी है। 10 डबल ए एसजेड की इनकम को क्या किया जाएगा? इग्नोर। अगर वो क्रेडिट किया है तो रहने दो, उसके खर्चे डेबिट मारे हैं तो रहने दो, हमें कुछ नहीं करना उस केस में, राइट? तो ये देखो, उसको इग्नोर करेंगे। एक्सपेंस अगर आपको एओपी में से मिला है, जहां पर मैंने आपको बताया कि उसने एमएमआर पे किया होता है, तो उस केस में उसका शेयर को माइनस करो और एक्सपेंसेस को प्लस करो, सिंपल। फिर फॉरेन कंपनी की जो बात करी थी, फॉरेन कंपनी की ऐसी इनकम, ठीक है, ऐसी इनकम जिसका टैक्स लेस देन मैट रेट है, जिसका टैक्स क्या है? लेस देन मैट रेट है, तो उसको आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो अब यहां पर देखो, सिक्योरिटी की इनकम थी ना, कैपिटल गेन फ्रॉम सिक्योरिटीज, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर एग्जांपल हुआ है 112 और 112 ए में, तो उसका रेट 12.5% है, विच इज लेस देन 15%। तो ऐसी कोई भी इनकम जो 15% से कम रेट पे चार्जेबल है फॉरेन कंपनी को, उसको हम लोग यहां पर क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। और उसके रिगार्डिंग अगर कोई खर्चा है तो उसको यहां पर क्या करेंगे? हम लोग प्लस कर देंगे, सिंपल। सर शॉर्ट टर्म गेन है उसका 20% लगता है, तो उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि वो 15% से ज्यादा है, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। शॉर्ट टर्म गेन नॉर्मल 40% रेट में आती है क्योंकि फॉरेन कंपनी का रेट 40% है, और शॉर्ट टर्म जो नॉर्मल होता है वो स्लैब रेट में मिक्स हो जाता है नॉर्मल रेट में, राइट? तो उसका 40% रेट है, तो उसको भी कुछ नहीं करना है, उसके रिगार्डिंग खर्चे को भी कुछ नहीं करना है, मतलब आपको कुछ में कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, डन। उसके बाद रॉयल्टी इनकम है जो मैंने आपको बता दिया, माइनस करेंगे और उसके एक्सपेंडिचर को प्लस करेंगे, सिंपल, ठीक है। दो तीन अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर ये बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा, फाइन। सो हमारा पॉइंट नंबर एफ हो गया। अब नोशनल लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर जी देखो यहां पर, डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या करेंगे? सीधा ऐड कर दो, बराबर। डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐड करो, डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करो? माइनस कर दो। क्या मजाक चल रहा है? एक बार जो प्लस करने को बोला, एक बार जो माइनस करने को बोल रहे हैं, लेकिन माइनस करते टाइम एक कंडीशन लगा दिए, देखो क्या? एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग क्या? डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन। मतलब आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, लेकिन रीवैल्यूएशन की अमाउंट पे जो डेप्रिसिएशन लगा है उसको माइनस नहीं करना है। प्लस तो आपको पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन करना है, लेकिन माइनस करते टाइम रीवैल्यूएशन वाला डेप्रिसिएशन नहीं आना चाहिए। गॉट इट? एग्जांपल लेते हैं इसका, चलो लुक, डेप्रिसिएशन सिंपली क्या बोल दिया आपको? प्लस करो, चलो तो कर दिया, एड बैक, चलो ठीक है। एनी अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन डेबिटेड अगर किया है तो एड बैक करो। रिड्यूस क्या करना है? रिड्यूस अगेन व्हाट? डेप्रिसिएशन, लेकिन कौन सा? एक्सक्लूड करके, जिसमें रिवैल्यूड अमाउंट पे डेप्री लगा हो उसको माइनस करना है, ठीक है। एग्जांपल दे दो, देखो यहां पर आपकी ओरिजिनल वैल्यू एसेट की है 100 लैक्स, आपने 20 लैक्स रुपीस उसको अपवर्ड रिवैल्यू किया है, तो कितना हुआ? 20। तो टोटल आपकी एसेट की वैल्यू कितनी हो गई? 120 लैक्स हो गई। अब 10% का फॉर एग्जाम्पल रेट है, इनकम टैक्स को भूल जाना, ठीक है, कि सर बिल्डिंग 10%, प्लांट एंड मशीनरी 15%, नहीं, फॉरगेट इट। कंपनीज एक्ट के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल यहां पर डेप्रिसिएशन है 10%, तो आप कितना डेप्री डेबिट किए होंगे? 12 लाख। तो यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर आपको करना है प्लस 12 लाख, आपका डेप्री एड बैक कर दो। अब सेम डेप्री माइनस करने को बोला है, लेकिन एडजस्टिंग व्हाट? रिवैल्यूड अमाउंट का डेप्रिसिएशन। लेट्स डू इट। आपका टोटल डेप्रिसिएशन 12 लाख है, लेकिन जो रिवैल्यूड आपने किया है 20 लाख रुपए, उसका 10% होता है 2 लाख, तो नेट अमाउंट कितनी आई? 10 लाख। ये आपको क्या करना है? माइनस करना है। ये आपको क्या करना है? प्लस। तो प्लस 12 करेंगे और माइनस क्या करेंगे? 10। ये जो डिफरेंस निकला 2 लाख का, ये क्या है? ये रिवैल्यूड अमाउंट का आपका डेप्रिसिएशन है वो। मतलब रिवैल्यूड अमाउंट जो है डेप्रिसिएशन का, ठीक है, उस पे ही आपको सॉरी,
यस, उस पे आपको मेट लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपका एक्सक्लूड हो जाएगा उसमें से। डन, क्लियर। सो 12 माइनस करो और 10 लाख क्या करो, प्लस कर दो। सिंपल। डिप्रिसिएशन पूरा का पूरा पहले एडबैक कर दो, और जब माइनस करने की बारी आए तब रिवैल्यूएशन वाला डिप्रिसिएशन निकाल दो उसमें से। डन। चलिए अब आगे, ये दोनों पॉइंट डिप्रिसिएशन के हो गए। ठीक है, अगर आप स्टडी मेट में देखोगे ना मॉड्यूल के अंदर, तो थोड़ा सा विचित्र आपको दिया हुआ है, आपको सब कुछ है ना मैच करना पड़ेगा। प्लस वाला अलग से, माइनस वाला अलग से, ये आपको इजी हो जाएगा। एक ही पॉइंट पढ़ोगे तो 2 पॉइंट आपके हो जाएंगे। ठीक है, फिर डेफर्ड टैक्स डेबिटेड टू पीएनएल एंड डेफर्ड टैक्स क्रेडिटेड टू पीएनएल, डीटीए डीटीएल, डीटीए डीटीएल, क्या करो, प्लस माइनस, डेबिट है तो प्लस करो, क्रेडिट है तो माइनस करो। सिंपल। ओके। प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ असेट। अब ये क्या है, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ असेट। अगर आपने कोई असेट की वैल्यू है, अगर आपको लग रहा है कि वो डाउन हो रही है, तो आपने उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट। सर ये कैसे हुआ, क्यों बैड डेटर हमारी असेट नहीं होती, और आपको लगता है कि ये चूना लगने वाला है, तो आपने उस पर प्रोविजन करके रखा हुआ है। उसको क्या करो, एड बैक करो। कोई भी एसेट का डिमिनिशन हुआ, क्या करेंगे, प्लस प्लस प्लस। डन। ओके। चलिए फिर आगे, बैलेंस अमाउंट स्टैंडिंग इन द रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, रिटायर्ड, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स ऑफ द रिटायर्ड dispose of the asset shall be added if it is not credited। मतलब क्या कहना चाहता है कि अगर आपने कोई असेट के ऊपर रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया हुआ, अब वो असेट आपने बेच दी, तो उस केस में उस रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में जितना भी अमाउंट है, उसको तुम क्या करो, वापस उसको क्रेडिट कर दो। कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपने वो क्रेडिट नहीं किया है, तो उसको ऐड करो। ठीक है, उसको क्या करो, ऐड करो। इफ इट इज नॉट क्रेडिटेड, क्रेडिट कर दिया है तो कुछ नहीं करना है, क्रेडिट नहीं किया है तो जितना बैलेंस है उसको क्या कर दो, एड बैक कर दो। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में जितना बैलेंस पड़ा है उसको क्या कर दो, प्लस कर दो। सिंपल। समझाता हूं इसको भी एग्जांपल के साथ। फिर इस साइड देखो, सामने क्या है उसके कोरस्पॉन्डिंग, अमाउंट क्रेडिटेड फ्रॉम द रिवैल्यूएशन रिजर्व्स रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट। मतलब दूसरी साइड क्या बोला है कि आपने जो अमाउंट क्रेडिट करी है ना, उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। पहली बात तो पहले इसको एक काम करते हैं, अलग अलग दोनों को समझते हैं। पहले यहां पर क्या बोला है कि जो अमाउंट अगर आपने क्रेडिट नहीं करी है, तो उसको क्या कर दो, पहले ऐड कर दो। ओके, लेट्स गो फॉर दैट। लुक, ये रहा। मान लो कोई असेट थी जिसका बैलेंस है रिजर्व रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में 20 लाख रुपए पड़ा हुआ है, 20 लाख। ओके, उसमें से आप लोग 5 लाख रुपए लेकर आए हो, जो आपने क्रेडिट किया है, विड्रॉ किया है आपने, वो तब बैलेंस कितना बचा है, अब बैलेंस बचा है 15 लाख रुपए। उसको क्या कर दो, एड बैक कर दो, क्योंकि ये जो असेट थी ना, ये क्या हो गई, डिस्पोज हो गई, आपने उसको बेच दिया है। तो अब इसका क्या काम है, इसको लेकर आओ प्रॉफिट में। ठीक है, कई बार कंपनी क्या करती है कि ऐसे 15 लाख रुपए है ना, उसको आरआर में रहने दिया, और आरआर की बैलेंस को खींचते जा रहे, खींचते जा रहे, खींचते जा रहे। क्या मतलब है, अब वो असेट रही नहीं है, तो फिर आप आरआर की बैलेंस को क्यों खींच रहे हो, उसको लेकर आओ वापस। तो ये 15 लाख जो आप यहां पर क्रेडिट नहीं किए हो, उसको भी आप लोग क्या करके आओ, इधर प्रॉफिट में ऐड करो, अपनी बुक प्रॉफिट को यहाँ उतनी अमाउंट से बढ़ा दो। मतलब क्या कर रहा है कि अगर कोई एसेट बेची जाती है, तो जितना भी आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर आपने क्रेडिट नहीं किया है तो। सिंपल, पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। ओके, नेक्स्ट देखो अब यहाँ, अमाउंट क्रेडिटेड फ्रॉम द रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, उसको क्या करना है, माइनस करना है। लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया है, क्या बोला है, रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ द रिजर्व, रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट, उतना आपको माइनस करना है। सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा है इसमें, सिंपल से बात बताता हूँ, कितने अमाउंट माइनस करने बोल दो आपको मैं। देखो क्या बोला है, देखो सिंपली क्या बोला है, अमाउंट जितना हमने क्रेडिट किया वो, या फिर डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड अमाउंट,
विच एवर इज लोअर। ये क्या करना आपको, ये आपको करना है माइनस। देख लो एग्जांपल समझा देता हूं। देखो यहां पर आपने क्रेडिट कितना किया है, 5 लाख रुपए आपने क्रेडिट किया है। तो पहले क्या बोला आपने, जो भी क्रेडिट किया उसको माइनस कर दो, लेकिन वो अमाउंट आपकी आरआर का जो डेप्रिसिएशन है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन कितना था हमारा, 2 लाख रुपए, जो हमने यहां पर ये कंप्यूट किया वो ये रहा। ठीक है, तो आप मैक्सिमम दोनों में से लोअर क्या आएगा, 2 लाख। 2 लाख को आप क्या करोगे, माइनस करोगे, राइट। तो यहां पर आपको क्या करना है, प्लस करना है 15 लाख, अगर आपने ग्रेड नहीं किया है तो यहां पर आपको माइनस करना है 2 लाख। ठीक है, ये आपकी मैटर हो गई रिवैल्यूएशन वाली पूरी की पूरी। सिंपल, क्लियर। चलो अब आगे यहां पर फिर गेन ऑन एक्चुअल ट्रांसफर, इसको भी बाद में समझते हैं। तो हमारा प्लस वाला पूरा का पूरा साइड हो गया। एक ये पॉइंट मैंने अभी छोड़ा है एफसी वाला, और ये मैंने के वाला पॉइंट छोड़ा है, उसको हम लोग एक साथ कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब डिडक्शन की साइड देख लो। प्रॉफिट क्या करना है आपको, डिक्रीज करना है, मतलब माइनस करनी चीज है आपको। क्या माइनस करना है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, नॉट एज पर इनकम टैक्स। आपको क्वेश्चन के अंदर फंसाने के लिए इनकम टैक्स का भी ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स का भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस देके रखेंगे। हमारा फोकस किस पर रहेगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। हम इनकम टैक्स को इग्नोर करेंगे यहाँ पर, फॉरगेट निर्मला राइट नाउ। ठीक है, चलिए, तो एज पर बुक्स विच एवर इज लोअर, मतलब अनएब्सॉर्ब लॉस या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, सॉरी अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस विच एवर इज लोअर, मतलब उसमें से अगर एक भी अमाउंट नहीं हुई ना तो जीरो, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन नहीं है, तो दोनों में से लोअर क्या हुआ, अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन, कुछ नहीं करना आपको। तो एग्जाम में यूजुअली आपको दोनों देके रखेंगे अगर उसको पूछना है तो, क्योंकि अगर एक भी जीरो रखा ना तो फिर इंपैक्ट ही नहीं आएगी ना। हाँ, फिर टेस्ट करने के लिए अगर आपने मान लो कि ऐसा एक जीरो दिया तो आपने दूसरा अमाउंट को माइनस कर दिया तो चीज अलग है, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो। सी, कीप इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके, नॉट टू ओवरथिंक एनीथिंग, कीप इट सिंपल। दोनों में से अगर एक भी जीरो है तो पूरा पूरा जीरो, नो एडजस्टमेंट्स, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और ब्रॉड लॉसेस विच एवर इज व्हाट, लोअर एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, सिंपल। देखो पहले उसका मीनिंग समझ लो कि सर ये क्या होता है, अनएब्सॉर्ब लॉस क्या होता है, सॉरी अनएब्सॉर्ब डेप्री क्या होता है, व्हाट इज ब्रॉड लॉसेस। ओके, लुक, अगर आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 5 लाख रुपए है और आपका डेप्रिसिएशन ही 6 लाख रुपए है, मतलब आपका जो प्रॉफिट है ना वो डेप्रिसिएशन को भी कवर करने के लायक नहीं रहा, राइट। तो इस केस में आपको यहां पर जो 1 लाख का लॉस हुआ है, 1 लाख का ये जो लॉस हुआ है, ये क्या है, इट इज अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, मतलब आपका प्रॉफिट इतना भी कैपेबल नहीं था कि आपका डेप्रिसिएशन कवर हो जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। मान लो आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन पहले से ही आप लॉस में हो, ठीक है, आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस तो ठीक है, डेप्रिसिएशन भी ठीक है, उससे पहले भी आप लॉस में हो, 8 लाख ऑलरेडी लॉस में हो, आपका डेप्रिसिएशन हुआ 3 लाख रुपए। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन मतलब पहले भी आपका 8 लाख का लॉस है, अभी भी आपका 3 लाख का लॉस है, टोटल आपका 11 लाख लॉस हो गया। अब यहां पर इसके दो हिस्से आएंगे, यहां पर दो हिस्से हुए, देखो कौन से, यहां पर आपका 8 लाख है, दैट इज योर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, और 3 लाख क्या है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ठीक है, दोनों आपके अनएब्सॉर्ब रह गए, पहले ही आप लॉस में चले गए थे डेप्रिसिएशन से पहले ही। सो आई होप यू क्लियर नाउ, राइट, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, विच एवर इज लोअर, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करेंगे आगे। यस, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहां पर बात करी है एग्रीगेट अमाउंट की, मतलब प्लस करना है। ठीक है, किस बात को, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। दोनों को माइनस करने की बात हुई कब, जब कंपनी आपकी आईबीसी के अंदर है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के अंदर है,
मतलब कंपनी आपकी लिक्विडेशन के मोड पे खड़ी हुई है, उस केस में विच इज लोअर नहीं, उस केस में दोनों का टोटल होगा, ठीक है। और कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और द सब्सिडरी ऑफ सच सब्सिडरी कंपनी where the NCLT has suspended the board of director under section 241 and appointed a new board of director nominated by the central government। मतलब ऐसी कोई सिचुएशंस है, ठीक है, तो उस केस में आपको दोनों का टोटल करना है, सिंपल। अगर आईबीसी आया तो दोनों का टोटल, और आईबीसी नहीं है तो विच एवर इज लोअर, सिंपल, पक्का, कंफ्यूजन नहीं ना कोई, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, इसको मैं अभी बाद में डील करने वाला हूं, डीटी के डिटेल हमारा हो गया है। प्रॉफिट ऑफ द सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, अगर वो भी आपका प्लस किया है तो उसको भी क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द सिका, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, अभी क्या होता है इसके डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है, फाइन। चलिए, सब कुछ हो गया। अब हमारा ये पॉइंट नंबर ये बचता है, नॉशनल लॉस और एक्चुअल ट्रांसफर, ये नॉशनल लॉस वाला और एक्चुअल गेन वाला पॉइंट ये हमारा बचता है, ठीक है। नाउ लेट अस कवर अप दिस थिंग टुगेदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां पर जो बात करी है ना, ये बात करी है बिजनेस ट्रस्ट के बारे में और एसपीवी के बारे में। तब मुझे थोड़ा सा आपको यहाँ पर बैकग्राउंड देना पड़ेगा, बिकॉज ये जो बिजनेस ट्रस्ट और एसपीवी जो है ना, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जब हम ट्रस्ट का असेसमेंट करेंगे उसमें वो आएंगे स्पेशल केसेस के अंदर। अब यहां पर ये क्या होता है वेल वो समझ लो थोड़ा सा। लुक, बिजनेस ट्रस्ट की बात करते हैं, और यहां पर एक चीज होती है स्पॉन्सर कंपनी, क्या होती है, स्पॉन्सर कंपनी। स्पॉन्सर कंपनी एक नई कंपनी बनाता है, इट क्रिएट्स, स्पॉन्सर कंपनी क्रिएट्स व्हाट, एसपीवी कंपनी, इसको बोला जाता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है। स्पॉन्सर कंपनी क्रिएट्स व्हाट, एसपीवी, दैट इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब बिजनेस ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट है ना, एक टाइप का म्यूचुअल फंड जैसा काम है उसका, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एसपीवी कंपनी के जो शेयर्स है ना, एसपीवी कंपनी के शेयर्स, शेयर्स ये किसको मिलेंगे, बिजनेस ट्रस्ट को मिलेंगे। सर बिजनेस ट्रस्ट को एसपीवी के शेयर्स क्यों दिए, क्योंकि वो क्या करता है, वो स्पॉन्सर कंपनी को अपने यूनिट्स देता है, क्या देता है, यूनिट्स, ठीक है। अब ऐसा हमने एक कैपिटल गेन में एक पॉइंट आया था, तब मैंने आपको बताया था कि हम लोग ये आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम ट्रस्ट की बात करेंगे तब। क्या है देखो, एसपीवी इश्यू शेयर्स टू द ट्रस्ट, एसपीवी ने क्या दिया, शेयर्स दिए ट्रस्ट को, ये वाले, एंड ट्रस्ट इश्यू यूनिट्स टू द स्पॉन्सर कंपनी, ठीक है। तो यहां पर ये जो शेयर्स है, शेयर्स ये आपको किसके बदले मिले, आपने अपने यूनिट्स दिए और बदले में आपको क्या मिला, आपको ट्रस्ट का, सॉरी, आपने अपने यूनिट्स दिए और बदले में आपको एसपीवी के शेयर्स मिले। मतलब आपने ये जो एसपीवी के शेयर्स है ये परचेज कितने में किए, सर परचेज नहीं किया हमने, तो उसके सामने यूनिट्स दिए। मतलब ये जो कॉस्ट ऑफ शेयर्स है, कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ एसपीवी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ ट्रस्ट, उसकी क्या लेंगे हम लोग, एफएमवी। ये एक्सचेंज हुआ ना, यूनिट्स आपने दिए और बदले में क्या मिला, शेयर्स मिला। तो यहां पर मैं ऐसा बोलूं कि आपने यूनिट्स देकर शेयर खरीदे, राइट। तो यूनिट्स की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपके लिए शेयर्स की क्या बन गई, कॉस्ट बन गई। अब यहां पर जो आपने यूनिट्स दिए, मतलब अपने यूनिट्स आपके गए और सामने शेयर्स आए, इसको पहले तो हमने क्या माना है, यहाँ पर एग्जिम्प्ट ट्रांसफर माना है सेक्शन 47 कैपिटल गेन के अंदर, ठीक है, उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। So the company of the the cost of the units of to the sponsor company becomes the cost of the shares issued to the trust। तो ये जो यहाँ पर ये यूनिट्स आए स्पॉन्सर कंपनी के पास, बराबर, ये जो यूनिट्स आए उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, इट इज अ कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑफ द शेयर्स व्हिच इज गिवन टू द बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पर 1424 को सिनारियो ऐसा है, ध्यान से समझना। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द यूनिट्स है 1,50,000, ठीक है। आपके शेयर की कॉस्ट है 1,00,000, ठीक है। अब यहां पर देखना ध्यान से, ये जो कंपनी है स्पॉन्सर कंपनी का एंगल देखना, यहां पर ये स्पॉन्सर कंपनी,
इसको तो मजे मजे हो गए सर, क्यों? उसने अपने 1 लाख के शेयर्स दे दिए और सामने उसको मिले यूनिट्स, और वो भी कितने के, जिसकी मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रुपए। मतलब उसको यहां पर 50,000 रुपए का फायदा हुआ, बट ये एक्चुअली अभी तक रियलाइज हुआ नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी। खाली अभी उसके पास क्या है, शेयर्स आए हैं जस्ट, सॉरी यूनिट्स आए हैं जस्ट, और बदले में उसने क्या दिया, अपने शेयर्स दिए हैं। मैं स्पॉन्सर कंपनी हूं, मैंने शेयर्स अपने दिए और सामने क्या यूनिट्स लिए। तो यूनिट्स मैंने लिए हैं, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 1,50,000 रुपए, राइट। और कॉस्ट ऑफ शेयर्स 1 लाख है, तो मुझे यहाँ पर नॉशनल गेन हुआ कितने का, 50,000 रुपीज का। अब ये हुआ नॉशनल गेन, ठीक है। अगर आपने ये नॉशनल गेन को, अगर आपने इसको क्रेडिट किया हुआ है, इफ इट इज क्रेडिट टू पीएनएल अकाउंट, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, रिड्यूस करेंगे। देखो यहां पर बोला ऐसा, ये नॉशनल गेन ऑन ए ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ एसपीवी टू द बिजनेस ट्रस्ट, मतलब आपने एसपीवी के शेयर्स दिए और सामने के लिए यूनिट्स लिए। देन नॉशनल गेन ट्रांसफर ऑफ द यूनिट्स ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट, ये क्या हो जाता है, आपको लेस करना है, ठीक है। नॉशनल गेन जो भी है आपका, आपको क्या मिला, यूनिट्स मिला, सामने क्या दिया आपने, शेयर्स दिए, राइट। तो आपको जो फायदा यहां पर हुआ वो क्या हो जाएगा, आपका यहां पर माइनस होगा। और अगर लॉस हुआ तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अगर आपने लॉस डेबिट मारा है तो प्लस करेंगे, फायदा अगर आपने क्रेडिट किया है तो माइनस करेंगे, सिंपल। तो मैं यहां पर एक ही साइड से समझा रहा हूं आपको अभी, डन। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ, दोनों में से ये नॉशनल गेन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या हुआ देखो, अब आया 31 मार्च 25, ईयर एंड हुआ। मैंने क्या किया, यहां पर एफएमवी ऑफ द यूनिट्स को मार्क टू मार्केट कर दिया। मार्क टू मार्केट मतलब जानते हो ना, उस दिन की जो कैरिंग अमाउंट है उसके बेस पर उसको वैल्यू कर दिया। तो 150 का जो ये यूनिट्स था उसको मैंने कितना कर दिया, 175। मतलब मैंने अभी उसको एज ऑन डेट जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से उसको रिवैल्यू किया। अब रिवैल्यू किया तो ओरिजिनल कितने का थे, ये 1.5 लाख, 150 के थे। 175 आपने क्या किया, इसको कैरिंग अमाउंट में प्लस कर दिया, ठीक है। मतलब आपने अपनी कैरिंग अमाउंट से उसको अब अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज किया है। अब इसमें थोड़ा आपको अकाउंटिंग का फंडा पता होना चाहिए, हाँ, कि एक 50 जो आपने अकाउंट्स में थे उसमें से 175 हो गए, तो कॉस्ट आपकी 150, अब ये रिवैल्यू हो गया 175 हुआ, तो 25,000 का आपने नॉशनल गेन यहाँ पर क्या किया, बुक किया है। अगर ये आपने यहाँ पर क्रेडिट किया हुआ है तो उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, सिंपल, ठीक है। बेसिक भी थोड़ा समझ में आ जाए तो काफी है, ये तो मैं आपको थोड़ा सा एडवांस समझा रहा हूं, फाइन, क्लियर। अब नेक्स्ट आगे कौन सी घटना घटती है, ये घटना हुई नॉशनल वाली। चलो आगे और एक घटना घटती है, यहां पर आपने मान लो यूनिट बेच दिए 15 जून को 2025 को, एक्चुअल ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ, एक्चुअली फाइनली यूनिट सोल्ड हो गया, राइट। अब देखो अकाउंट्स में यहां पर क्या घटना घटेगी, अकाउंट्स में लुक, सेल कंसिडरेशन आपका 220 है, और आपकी कैरिंग अमाउंट है जो अकाउंट्स में थी, कहां गई, ये वाली, ये जो आपकी कैरिंग अमाउंट्स है ये वाली, ये आपने माइनस किया, तो एक्चुअल गेन एज पर अकाउंट्स कितना आया, 45, एज पर अकाउंट्स में 45 आया। अब आपने अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस में इसको क्या किया होगा, इट इज क्रेडिटेड टू द पीएनएल अकाउंट, क्रेडिटेड टू द पीएनएल अकाउंट, ठीक है। इसको भी क्या करो, रिड्यूस करो। अरे क्या चल रहा है, कितना रिड्यूस करेंगे हम लोग, देखो समझाता हूं सब कुछ। पहली बार आपने यहां पर ये जब रिकॉग्नाइज किया अपने शेयर्स और यूनिट्स को, तब आपने 25,000 का नॉशनल गेन अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस किया था, राइट। तो आपका देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी चीजें हुई, तो क्या पहली बार आपका 25,000 रुपए क्या हुआ, प्लस हुआ, नॉशनल गेन जब आपने रिकॉग्नाइज किया तब। फिर दूसरी बार जब आपने कैरिंग अमाउंट पे जब उसको रिवैल्यू किया, तब आपका 25,000 का वापस गेन हुआ, ठीक है। सॉरी पहले में 50 है, अब ये 25 है, तो पहले में आपका 50 यहां पर 50, फिर दूसरी बार जब आपने कैरिंग अमाउंट पे इसको रिकॉग्नाइज किया तो 25,000, फिर फाइनली जब आपने सेल किया तब 45,000, तो प्लस 40
5,000 बराबर। 3 बार ये चीजें आपने प्लस करी। ये नॉशनल गेन था, नॉशनल गेन, ये भी क्या था, नॉशनल गेन। और ये क्या है, ये आपका गेन है एक्चुअली, लेकिन गेन बेस्ड ऑन कैरिंग अमाउंट है। ठीक है, इन तीनों को क्या कर दिया, प्लस करने को बोला। तो टोटल प्लस किया, कितना किया आपने, 75 प्लस 580 और 120, राइट। टोटल आपने 1,20,000 क्या कर दिया है अब तक, प्लस कर दिया है, ये आपने प्लस किया। अब बात करते हैं एक्चुअली यहां पर, लुक, आपने बेचा कितने में है, आपने बेचा 1,20,000 में है, और आपकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी थी, ये रही, देखो ये मैं दोनों को हाईलाइट कर रहा हूं एक साथ। आपकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी थी, 1,00,000 रुपए थी। मतलब यहां पर आपको इन एक्चुअल फायदा कितना हुआ है, 120 का। ठीक है, दिस इज एक्चुअल फाइनल गेन टू बी एडेड टू द P&L अकाउंट। ठीक है, सॉरी, ये मैंने प्लस गलती से बोल दिया आपको। ये तीनों बार आपने प्लस किया था, लेकिन आपने इसको क्या कर दिया है, रिड्यूस किया है। ये तीनों बार आपने क्या कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया है। तो अब तक आप टोटल 120 माइनस कर चुके थे। अकाउंट्स के हिसाब से सब प्लस होता जा रहा था, आप उसको माइनस करते गए, माइनस करते गए, माइनस करते गए। फाइनली जब एक्चुअल गेन होता है, तब आपको क्या करना है, प्लस करना है। सिंपल सा लॉजिक ये बोलता है कि जब भाई फाइनल शेयर्स आप सेल करो ना, तब की जो वैल्यू है उसको ही हम लोग ध्यान में लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ मेट कंप्यूटेशंस। हमें नोशनल गेन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो यहां पर समझो, अब देखो, notional loss or notional gain on a transfer of shares of SPV to the business trust against the unit of such trust, notional gain on transfer of units of business trust, simple, clear। उसको क्या करना है आपको, प्लस माइनस, अगर गेन है तो क्या करो, माइनस करो, और लॉस है तो क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक, फिर यहां पर गेन ऑन एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द यूनिट्स ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट shall be added if it is not credited, if it is not credited। तो फाइनली जो एक्चुअल आया ना अपना 220 120 जो आया था गेन, उसको क्या कर देना है, ऐड करना है फाइनली। ठीक है, और अगर लॉस हुआ है तो उसको क्या करना है, माइनस करना है, अगर आपने उसको डेबिट नहीं किया है तो। सिंपल, तो ऐसा सिनारियो है। ठीक है, अब इसका है ना पार्ट 2 इसका रहेगा, क्योंकि इसमें दो पार्ट है। एक ऐसी कंपनियां है जिसको इंड एस एप्लीकेबल नहीं होता है, और जो पार्ट 2 इसका आएगा दैट इज फॉर द इंड एस कंप्लायंट, राइट। तो यहाँ की जो हमारी जर्नी बढ़ेगी, वो बढ़ेगी आगे बुक प्रॉफिट जो हमने ऊपर कंप्यूट किया है उसके बेस पर। सिंपल। तो यहाँ पर आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। फाइन, डन। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं अभी, ओके, सो दैट यू कैन गेट द क्लैरिटी। उसके बाद जो मैट क्रेडिट वगैरह सब कुछ है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन। लुक, हैव ए लुक, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, अ डोमेस्टिक कंपनी एबीसी लिमिटेड furnishes the following particulars in respect of assessment year 24-20, sorry 25-26, and seek your opinion on the application of section 1 JB MET के provisions के बारे में पूछ रहे हैं। You are also required to compute the total income tax payable। ठीक है, टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल आपको कंप्यूट करना है। ठीक है, इसका टैक्स रेट, मार्जिनल रिलीफ, सरचार्ज, ये सब कुछ मैं एक अलग से डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर इंफॉर्मेशन में क्या दिया आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। सो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ये आपको दिया है 215 लाख, 2,15,00,000 आपका प्रॉफिट है। फिर ये चीजें डेबिट और क्रेडिट हुई है, खाली ये चीजें, इसी को ध्यान में रखना है। ओनली दिस थिंग्स आर टू बी कंसीडर्ड। ठीक है, इसको हम लोग प्लस माइनस में ध्यान में रखेंगे। क्या क्रेडिट हुआ है, डिविडेंड इनकम फ्रॉम द इंडियन कंपनीज, एक्सेस रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ लैंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। क्या मैं इसको कैपिटल गेन बोल सकता हूं, एक्सेस रियलाइज ऑन सेल ऑफ लैंड हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, आपकी जो जमीन थी एज ए इन्वेस्टमेंट थी उसको बेचा है, तो ये हुआ कैपिटल गेन। अगर ये हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड होता तो आपका बिजनेस का प्रॉफिट तो ऊपर ऑब्वियसली प्रॉफिट में प्लस हो जाना था उसको।
डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस कितना है 100, ठीक है, एंड प्रोविजन फॉर द लॉस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी वो है 60। ये चार चीजें यहाँ पर एडजस्ट की गई है और उसके हिसाब से आपका यहाँ पर 215 का प्रॉफिट आया हुआ है। कुछ अलग इंफॉर्मेशन है, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल्स, ये हमें एज पर इनकम टैक्स जो कंप्यूट करना है ना उसी में काम लगेगा, ठीक है। कितना आता है 150। STCG on the sale of land mentioned above as computed under income tax वो 40 लाख है, बराबर। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो ऊपर है ना जमीन का, ये वाला, ये वाला, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। एज पर अकाउंट्स 30 हुआ है, लेकिन कंपनी के हिसाब से अपना इनकम टैक्स के हिसाब से उसका गेन बनता है 40 लाख, ठीक है। इनकम टैक्स का मैटर इनकम टैक्स से देखेंगे, अकाउंट का मैटर हम लोग अकाउंट्स में देखेंगे। डन, चलिए। लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, बस हमें उसी का काम होता है। लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, मुझे उसी का काम होता है मेट के लिए, मुझे इनकम टैक्स में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट, दोनों का सेम लग रहा है, देखो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन 50 एंड 60। तो इनकम टैक्स वाला काम इनकम टैक्स में करेंगे, मेट वाला काम में हम लोग बुक्स का काम करेंगे, ठीक है। द कंपनी हैज प्रेजेंटेड यू दैट द एक्सेस रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ लैंड कैन नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ 115 जेबी। कंपनी आपको ऐसा बोल रही है कि जो लैंड आपने बेची है ना, कैपिटल गेन जो हुआ है वो, ठीक है, उसको हम लोग ध्यान में नहीं लेंगे, उसको आपको ध्यान में नहीं लेना चाहिए, आपको अपने से समझा रही है सर। उसको बोले चिंता मत करो, हम लोग सीए हैं, हमें सब पता है, हमें सब आता है, ठीक है। तो लेट अस कंप्यूट दिस थिंग। You will have to deal with this issue assuming that the ABC Limited is not required to comply with the Ind AS, ठीक है, क्योंकि Ind AS अभी भी हम लोग पढ़े भी नहीं है। The turnover of the ABC for 21-22 was 390 करोड़। अब ये जो इंफॉर्मेशन दी है ना, ये टैक्स रेट के पर्पस के हिसाब से दी है, इसको हम लोग एक बार डील करेंगे अलग से, फाइन। अभी तो मैं आपको बता दूंगा कितना टैक्स लगता है वो सब कुछ। चलिए, अब पहले यहां पर हम लोग कंप्यूट करेंगे। अब यहां पर आपको खाली ऐसा नहीं बोला है कि आपको मेट कंप्यूट करना है, आपको यहाँ पर टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल सब कुछ बोला है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको मेट भी कंप्यूट करना है, बाय डिफॉल्ट आपको एज पर इनकम भी कंप्यूट करना है। लुक, चलो क्या बोला आगे, लुक, सबसे पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा मैंने आपको यहां पर समझाया था कि हम लोग क्या करेंगे, इधर ये वाला, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल टैक्स के हिसाब से क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे इनकम। उसके बाद इनकम टैक्स वाला दिमाग बंद करके बुक प्रॉफिट की ओर जाएंगे। लुक, चलिए, लुक देखो इधर, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट 215, ठीक है। अभी हम लोग इनकम टैक्स के हिसाब से जा रहे हैं, अभी बुक प्रॉफिट को साइड में रखना थोड़ी देर के लिए, प्रॉपर इनकम टैक्स के प्रोविजंस, ठीक है। लुक, फिर यहां पर 215 आया। अब यहां पर क्रेडिट क्या क्या हुआ है, डिविडेंड इनकम। अब अपने इनकम टैक्स में डिविडेंड की इनकम कहां पे टैक्सेबल होती है, डिविडेंड की इनकम होती है आईएफओएस के अंदर, तो ये जाएगा आईएफओएस, ये वाला। तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे प्रॉफिट में से, ये हम कहां लेके जाएंगे, आईएफओएस में लेकर जाएंगे। ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये कहां जाएगा, कैपिटल गेन। लेकिन हमें यहां पर ये जो अमाउंट है ना, एक्सेस रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ हेल्ड एज, इसको क्रेडिट किया है, तो इसको हम लोग एज पर इनकम टैक्स माइनस करेंगे और कैपिटल गेन में हम लोग 40 लेकर जाएंगे, ठीक है। -30 होगा, लेकिन जब हम कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे तब वहां पर हम लोग 40 लिखेंगे, क्योंकि जो क्रेडिट हुआ है उसी को माइनस करना है, ठीक है। जो अमाउंट क्रेडिट हुई है उसी को माइनस करनी होती है। तो क्रेडिट 30 हुआ तो हम 30 माइनस कर सकते हैं, हम 40 नहीं कर सकते। तो गलत क्रेडिट कितना हुआ है 30, तो 30 को क्या कर दो, वापस प्लस कर दो, सॉरी माइनस कर दो, ठीक है। फिर बात आएगी डेबिट की, डेप्रिसिएशन एज पर एसएलएम मेथड, तो उसको तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, बराबर। और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल को हम लोग माइनस करेंगे, मतलब 100 प्लस होगा और 150 माइनस होगा। फिर प्रोविजन तो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होते हैं, तो 60 वो भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए, लेट अस कंप्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमारा नेट प्रॉफिट यहां पर आया 215, ठीक है।
डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट 100 मैंने आपको बोला था कि वो प्लस कर देंगे। फिर सब्सिडी के लॉसेस भी हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर आया 375। फिर माइनस करेंगे डिविडेंड इनकम, उसको हम लेंगे 20, जो हम कहाँ जाए लेके जाएंगे इसको, आईएफओएस के अंदर। फिर 30 जो आपका कैपिटल गेन था, लेकिन हमने जो अकाउंट्स में जो लिखी अमाउंट 30, उसी को हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर आईटी रूल्स 150, वो हमने माइनस करना है। एज पर अकाउंट्स हमने प्लस किया, एज पर आईटी हमने माइनस कर दिया। तो बिजनेस इनकम हमारी हुई 175। अब उसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 50 और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 60 है। अब हम लोगों ने बिजनेस प्रोफेशन जब पढ़ा और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में भी हमने डिस्कस किया हुआ है क्या, कि सर सबसे पहले किसको सेट ऑफ करेंगे, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को। तो ऑब्वियसली हमें किसको सेट ऑफ करना चाहिए, सबसे पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को, बिकॉज उसका आयुष्य 8 साल का होता है, फिर वो लैप्स हो जाता है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आप लोग इनफाइनाइट तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं 50 लाख रुपए जो है उसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, सो 125 इज माई बिजनेस, ये मैंने यहाँ सॉरी इसको मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, तो 125 मेरा यहाँ पर आया। ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेरा आया 40, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 40 एंड आईएफओएस मेरा है 20। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 40 एंड 20 कुल मिला के कितना हुआ, 185 मेरा हुआ। और मेरा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है 60। ठीक है, तो यहां पर मेरी टोटल इनकम बनती है 125, ये 60 भी मेरा यहां पर एब्जॉर्ब हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे। अब पहले नॉर्मल इनकम टैक्स कंप्यूट कर लेते हैं। हमारा 125 लाख का प्रॉफिट आया, उस पर 25% रेट लगेगा। ठीक है, 25% रेट क्यों लगेगा, बिकॉज पीवाई 21-22 में उसका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है। एक स्पेशल प्रोविजन है, ये हम लोग जब रेट डिस्कस करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। तो 125 लाख इंटू 25% दैट कम्स टू 31.25 लैक्स। उस पर सरचार्ज लगेगा बिकॉज हमारी जो इनकम है वो 1 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, तो 1 करोड़ से ज्यादा होने पर 7%। ठीक है, वो भी मैं आपको डिस्कस कर लूंगा बाद में, कितना सरचार्ज कितना लगेगा सब कुछ। तो 60% हमारा यहाँ पर रहेगा, तो इस पर सरचार्ज मतलब आपको पहले इनकम टैक्स कंप्यूट करना है, फिर सरचार्ज लगाना है। फिर ये दोनों का जो टोटल आएगा ना, ये आया टोटल आपका दोनों का, उस पर आपको शेष लगाना है 4%, 133। तो टोटल आपका टैक्स बनता है 3477, ये आया एज पर नॉर्मल आईटी प्रोविजंस। अब दूसरी आंख चालू करनी है मेरे को, बिजनेस वाला पार्ट। ठीक है, मेट कंप्यूटेशंस। अब मेट के लिए हमें चाहिए क्या, यहां पर बुक प्रॉफिट, कोई एक्स्ट्रा थिंकिंग नहीं, जितना बोला उतना। ठीक, लुक प्रॉफिट हमारा 215 था। अब जो चीजें डेबिट और क्रेडिट हुई है उसी पे हम लोग फोकस करेंगे, खाली इतना हिस्सा ये वाला। ठीक है, चलो डिविडेंड क्या करना है, डिविडेंड का, डिविडेंड क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट एंड डेबिट नहीं हुआ है, देखना ध्यान से, उल्टा गलती मत कर देना। डिविडेंड इनकम हुई है, क्या आपने को माइनस करने को बोला है कहीं भी, देखो यहां पर ये रहा अपना ये टेबल, क्या यहां पर ऐसा बोला है कि आपको डिविडेंड की इनकम कहीं भी माइनस करने को बोला हो, ऐसा है, लुक दिस साइड, इज देयर एनी, नो, तो कुछ नहीं करना है, इनकम है इनकम, एक्सपेंस होता तो हम लोग एडबैक करते हैं, राइट। तो डिविडेंड इनकम के बारे में कुछ नहीं आएगा। फिर एक्सेस रियलाइजेशन ऑन द सेल ऑफ लैंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, उसका भी कोई जिक्र था क्या, कैपिटल गेन प्लस किया था तो उसको माइनस कर, ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं, कुछ नहीं करेंगे। इस बुक प्रॉफिट में इसको इग्नोर, इसको भी इग्नोर करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन स्टेट लाइन बेसिस, तो आपको क्या बोला था, उसको एड बैक करो, तो ये क्या होगा, ऐड होगा। फिर प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ द सब्सिडरी, उसको भी क्या करना था आपको, प्लस करना था, तो ये दोनों चीजें क्या होगी यहाँ पर, प्लस होगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन। चलिए अब यहां पर डेप्रिसिएशन में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन आपको क्या कर देना है, पहले तो प्लस कर देना है, फिर वही आपको माइनस कर देना है, अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो उसका डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करके। अब अपने यहां पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो अपने यहां पर रिवैल्यूएशन का कोई मैटर है ही नहीं।
तो हमारा जितना डेप्री माइनस होगा उतना ही डेप्री वापस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जितना प्लस होगा उतना ही माइनस हो जाएगा। डन। चलो अब कंप्यूट करते हैं बुक प्रॉफिट। लुक, ये रहा 215 का प्रॉफिट। प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी को हमने प्लस किया 60, डेप्री 100 माइनस किया और 100 वापस क्या कर दिया, प्लस कर दिया, बिकॉज इट इज देयर इज नो रिवैल्यूएशन इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन। और बिजनेस लॉस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 50 और 60 whichever इज लोअर, राइट, 50 और 60 whichever इज लोअर, तो कितना आएगा 50। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 150। तो 225 इज माय बुक प्रॉफिट। अब बुक प्रॉफिट के ऊपर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टैक्स कंप्यूट करेंगे। चलो तो बुक प्रॉफिट पे टैक्स कंप्यूट करेंगे। मेट 225 लाख है और यहाँ पर ये 25% नहीं आएगा, मेट तो 15% ही है। सो 225 इंटू 15% कितना आया, 3375। उस पर सरचार्ज लगेगा बिकॉज हमारा मेट भी 1 करोड़ को क्रॉस कर रहा है। अगर हमारे यहाँ पर बुक प्रॉफिट 1 करोड़ से कम होता तो हम सरचार्ज नहीं लगाते। ठीक है, अगर बुक प्रॉफिट 1 करोड़ से कम होता हम लोग सरचार्ज नहीं लगाते। यहाँ हमारा बुक प्रॉफिट 1 करोड़ से ज्यादा है इसलिए हम लोग सरचार्ज लगाएंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा एक बार कितना सरचार्ज क्या लगाना है वो सब कुछ। डन। तो 7% आपको यहाँ पर सरचार्ज लगेगा 236,250। तो आपका अमाउंट हुआ 36,11,250। डन। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको लगाना है 4%, दैट कम्स टू 144। तो 37,55,700 ये आपका आया मेट। यहाँ पर आया 34, यहाँ पर आया 37, तो मेट वाला पोर्शन हायर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारा जो बुक प्रॉफिट है उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, डीम्ड टोटल इनकम मान लेंगे, और हमारा टैक्स पेबल आएगा कितना आएगा 37,55,700 आएगा। डन। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कंप्यूट मेट प्रोविजंस। ओके, ऐसा है। चलो लेट्स गो फॉर द वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। चलो, मैत्री जींस प्राइवेट लिमिटेड is in the business of manufacturing jeans. For FY 25-26 it paid the tax at that 15% on its book profit, मतलब उसने MET पे किया है। AO though satisfied that it is liable to pay book profit under section 115JB wants to charge the interest under section 234B 234C as no advance tax was paid during the financial year 2024-25। उसने कोई एडवांस टैक्स नहीं भरा था तो 234B और C का इंटरेस्ट चार्ज करना चाहता है वो। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या ये इंटरेस्ट लगाना सही है? उसने मेट के हिसाब से टैक्स भरा है, तो हमने जस्ट अभी पढ़ा इधर यहाँ पर ये वाला कि अदर प्रोविजंस जो है ना ये तो लगेंगे ही लगेंगे। आपको खाली टैक्स कंप्यूट करने तक ही मेट का सहारा लेना है। उसके बाद जो पिनल प्रोविजंस, इंटरेस्ट प्रोविजंस जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में एक कोर्ट का जजमेंट है, JCIT वर्सेस रोल्टा इंडिया लिमिटेड। Observe that the specific provisions in section 115JB5 providing that all other provisions of the Income Tax Act shall apply to every assessee. Being a company mentioned in that section, 115JB is a self-contained code pertaining to MAT, and by virtue of the subsection 5 thereof, the liability for the payment of advance tax would be attracted. ठीक है, अब ये पूरी स्टोरी यहाँ पर करी है, आप इसको एक बार पढ़ लेना। फाइन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सोना लिमिटेड, a resident company, earned a profit of 15 lakhs after debit or credit of the following items। अब कितना आइटम डेबिट किया है, कितना आइटम क्रेडिट किया है। ठीक है, ये आइटम्स डेबिटेड नहीं है, ये होना चाहिए इधर क्रेडिटेड, ये क्रेडिटेड है। ठीक है, चलिए द फॉलोइंग आइटम्स of its statement of P&L account for the year ended 31st March 2025। ऊपर वाला डेबिट किया है, नीचे वाला क्रेडिट किया है। पहले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या बोला है वो। ठीक है, देख लो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, कंप्यूट द मेट। आपको यहाँ पर क्या करना है, मेट कंप्यूट करना है। लुक, ये रहा। ठीक है, कंप्यूट द मेट अंडर सेक्शन 115JB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट
For AY 24-25, assuming that the Sona Limited is not required to comply with the Ind AS, ignore the provisions of section 115 BAA. तो हम लोग यहाँ पर जो अपना कंसेशनल रेजिम है उसमें नहीं जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर मेट के प्रोविजंस बोला है, ठीक है। चलिए लेट अस कंप्यूट द मेट। तो मेट के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, बुक प्रॉफिट। अब बुक प्रॉफिट की बात करी है तो बुक प्रॉफिट मेरा कितना है, यहाँ पर 15 लाख रुपए है। अब जो चीजें माइनस करी है, डेबिट करी है, उसको प्लस करेंगे, और जो चीजें क्रेडिट करी है उसको माइनस करेंगे। हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ द सब्सिडरी क्या होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये क्या है, प्रोविजन फॉर द डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ असेट, ऐसा एक पॉइंट था ना हमारा, ये है ये भी क्या होगा, प्लस होगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, जी हाँ, इनकम टैक्स का प्रोविजन भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन अ सर्टेन लायबिलिटी, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहां पर इग्नोर करेंगे, कुछ नहीं करना है इसका। डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली प्लस कर देंगे, जो है सो है। इंटरेस्ट टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अनपेड बिफोर फाइलिंग ऑफ आईटीआर, ये अगर हम इनकम टैक्स वाली नजर से देखें तो ये कहीं ना कहीं आपको 43B दिख रहा है, लेकिन क्या ये मेट की बुक प्रोविजन में कहीं भी दिया था, नहीं। क्या होगा, इग्नोर, कुछ नहीं करना है। पेनल्टी फॉर द इंफ्रैक्शन ऑफ द लॉ एज पर इनकम टैक्स एडबैक होगा, लेकिन बुक प्रॉफिट में कहीं भी बोला था क्या पेनल्टी का क्या करना है, नहीं, इग्नोर। सिंपल। देखो यहां भावुक नहीं हो जाना है सीधा, काइटियर से पहले नहीं भरा है चलो एडबैक कर दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम द यूनिट एस्टैब्लिश इन SEZ 10AA इनकम है, ये इग्नोर करेंगे ना, आपने खाली 10 11 12 बोला है, 10AA नहीं बोला है, कुछ नहीं करेंगे इसको। शेयर इन इनकम ऑफ AOP एज ए मेंबर, यस, इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। इनकम फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ द UTI 75,000 टैक्सेबल है, नथिंग टू डू विद दिस, इनकम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो आगे बढ़े, देखो उसके बाद आगे है डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स 150 ऑन अकाउंट ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ द फिक्स्ड असेट्स, तो डेप्रिसिएशन कितना है यहां पर 360 है, तो हमने यहां पर प्लस कितना करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे 360 और माइनस कितना करेंगे, 360 माइनस 150, तो 210 हम लोग माइनस करेंगे, खाली रिवैल्यूएशन का डेप्रिसिएशन हम लोग कंसीडर करेंगे नहीं। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स कुछ काम का नहीं है मेरे को, मेट के लिए मुझे कुछ काम का नहीं है। Brought forward loss of 10 lakhs which includes the unabsorbed depreciation of rupees 4 lakhs. Brought forward loss 10 लाख का है जिसमें unabsorbed डेप्री है 4 लाख, तो UAD unabsorbed depreciation 4 लाख है, और brought forward loss कितना हुआ है 6 लाख का, क्योंकि 10 लाख के अंदर ये 4 लाख इंक्लूडेड है, तो whichever is lower, whichever is lower, तो यहाँ पर हमारा 4 लाख रुपए आएगा। कैपिटल गेन हैज बीन इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड असेट्स अंडर सेक्शन 54 EC, ये हम इनकम टैक्स के लिए काम लगेगा, बुक प्रॉफिट में कोई काम का नहीं है। द AOP ऑफ विच द कंपनी इज मेंबर हैज पेड द टैक्स एक्ट MMR, जो मैंने आपको बताया था वही, ठीक है, तो उसमें से जितना भी शेयर मिलता है वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। प्रोविजन फॉर द इनकम टैक्स इंक्लूड्स 45,000 एज इंटरेस्ट पेबल ऑन द इनकम टैक्स, तो हमने तो प्रोविजन फॉर टैक्स पूरा माइनस करना ही करना है ना, तो इंटरेस्ट भी तो माइनस करना ही करना है, ठीक है। खाली पेनल्टी के बारे में कुछ नहीं बोला था, तो पेनल्टी का हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इंटरेस्ट तो माइनस करना ही करना है, तो ऊपर से जो माइनस करेंगे वो बराबर है। कंप्यूट द मेट अंडर सेक्शन 115 JB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर द AY। चलिए लेट अस कंप्यूट। तो 15 लाख का हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ P&L अपना प्रॉफिट आया, उसमें से प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी जो मैंने आपको बताया था 70,000 वो भी माइनस ऐड होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इट इज अ डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ असेट दैट इज 75,000। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट भी आएगा, इनकम टैक्स आएगा, सब कुछ, खाली पेनल्टी को छोड़ के सब कुछ आपको एड बैक करना है, तो 105 भी आएगा। डेप्रिसिएशन 360 जो आपको बताया मैंने कि हम लोग प्लस कितना करेंगे 360, तो 360 हमने यहाँ पर प्लस किया है, और 210 हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है, सिंपल।
फिर नेट प्रॉफिट टू बी डिक्रीज बाय द फॉलोइंग अमाउंट्स, उसमें शेयर ऑफ एओपी 1 लाख जो हमने बात करी थी, यहाँ पर ये माइनस होगा, कहाँ गया, ये रहा, ये माइनस हमने करा था इधर, डन। उसके बाद क्या बोला है, डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन वाला हो गया पॉइंट। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये जो आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया, ये वाला पॉइंट, ये 4 हमारा आएगा, तो 4 लाख यहाँ पर हो गया। अब कोई चीज का कुछ भी बाकी नहीं है, तो हमारा बुक प्रॉफिट कितना बना, 14 लैक्स, उस पर 15% टैक्स लगाएंगे, 2,10,000। अब इनकम 1 करोड़ से कम है तो कोई सरचार्ज नहीं आएगा, सीधा 4% सेस लगा दो, 8,400। ओके, 2,18,400 यहाँ पर क्या हुआ, मेरा मेट का प्रोविजन आया। ठीक है, ध्यान रखना जब भी बोले तो इनकम टैक्स अलग है कंप्यूटेशंस, और मेट वाला अलग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 इज ऑफ द इंड एस, वो मुझे आपको पहले समझाना पड़ेगा। और कौन से क्वेश्चन है, लेट मी चेक। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 8 एंड 9। ओके, क्वेश्चन 8 एंड 9, हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 8, 8, 8, 8, 8, 8। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। या क्वेश्चन नंबर 8 ले, चलो बड़ा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, चलो आ जाओ। हाइपर लिमिटेड engaged in a diversified activities and earned a profit of 14,25,000 after debit or credit of the following items. ओके, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लो, पूछा क्या है, वो बहुत जरूरी है। Assume the tax rate applicable to the hyper limited for the 24-25 30%. Ignore the provision of section 115AA. आपको टोटल इनकम भी बोला है, गिविंग द रीजंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ईच एंड एवरी आइटम्स, एंड एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मेट अंडर इनकम टैक्स एक्ट एंड कंप्यूट द बुक प्रॉफिट एंड द टैक्स क्रेडिट टू बी कैरिड फॉरवर्ड। क्रेडिट वाला पॉइंट मैं आपको बाद में समझा दूंगा। तो यहाँ पर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, आपको इनकम टैक्स भी कंप्यूट करना है और मेट भी कंप्यूट करना है। लेट्स गो फॉर दिस। देखो, रिक्वायरमेंट पढ़ने से क्या होता है, आपको पता चले कि मुझे कितनी चीजों पे फोकस करना है। ओके, तो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, उसमें रिक्वायरमेंट देख लो पूछा क्या है। अब क्या होगा कि आप अपने हिसाब से यहाँ पर दिमाग लगा पाओगे। तो मुझे यहाँ पर इनकम टैक्स भी देखना है, बुक प्रॉफिट भी देखना है। ठीक है, चलो मेरा प्रॉफिट की शुरुआत तो यहाँ पर इसी हो जाएगी दोनों की। आगे क्या बोला है, आइटम डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी 85,000, ये दोनों में प्लस होगा, प्लस प्लस। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स डिमांड, ये भी दोनों में प्लस होगा, मेट में भी प्लस होगा, इनकम टैक्स में भी प्लस होगा। डेप्रिसिएशन 360, ये तो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट आईटी, ये आईटी वाला मैटर है, और ये मेरा मेट वाला मैटर है, उसमें भी ये प्लस होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिटेड टू द बायर्स ऑन 31st March 2025 for advance received from them, on which TDS was deducted in April 25 and was deposited on 31st of July 2025. अप्रैल 25 में टीडीएस कट किया है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिटेड टू द बायर्स ऑन 31st March 2025। अब हमें बिजनेस प्रोफेशन के जो प्रोविजंस है इनकम टैक्स रूल के हिसाब से, ऐसा पड़ा था कि अगर अपने लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31st मार्च तक आपका जो भी टीडीएस है वो कट जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको डिडक्ट करना था 31st of March 25 को, आपने वो लास्ट डे कट नहीं किया, मतलब आपने यहाँ पर अप्रैल में कट किया है, नहीं चलेगा, डिसअलाउ होगा, 30% डिसअलाउ होगा, लेट डिडक्शन हुआ है। यहाँ पर मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डिसअलाउंस की बात कर रहा हूँ बिजनेस प्रोफेशन के अंदर 30%, बिकॉज आपने डिडक्शन आफ्टर फाइनेंशियल ईयर किया है, जो आपको कर देना था। पहले आपने डिपॉजिट टाइम पे किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ये 30% यहाँ पर डिसअलाउ होगा, तो 30% के हिसाब से कितना निकलेगा इसका, 1 लाख रुपए है ना, सो 30,000 इनकम टैक्स में प्लस हो जाएगा। और मेट में क्या होगा, मेट में इसको इग्नोर किया जाएगा, बिकॉज वी डोंट केयर अबाउट दिस इन अ मेट। Item credited to statement of profit and loss account, LTCG on the share of equity shares on which STT was paid
112A है ये, ठीक है। एचटीटी पेड वाले शेयर है, उस पर लॉन्ग टर्म गेन हुआ है, 112A है, और इस पर रेट कितना लगेगा? 12.5%। और उसमें भी 1.25 तक तो इस पर कोई टैक्स लगेगा नहीं, राइट। चलिए, तो ये मेरे चीज दोनों में काम लगेगा, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, ठीक है। मैट रेट इसका 15% से ज्यादा नहीं है, तो अगर ये इनकम क्रेडिट हुई है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। सो मैट में भी माइनस होगा और इनकम टैक्स में कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन में जाएगा, तो दोनों जगह ये इसकी इंपैक्ट आएगी। तो इनकम टैक्स में भी ये माइनस होगा बिजनेस प्रोफेशन से, और इधर से भी माइनस होगा। इनकम फ्रॉम यूटीआई 75,000, इनकम फ्रॉम यूटीआई इनकम टैक्स में माइनस होगा, आईएफओएस में जाएगा, ये कैपिटल गेन में जाएगा, यहां पर कोई इसकी ट्रीटमेंट नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स 150 ऑन अकाउंट ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। तो यहां पर ये डेप्रिसिएशन मेरा जो प्लस हुआ है, किधर गया डेप्रिसिएशन? ये 360, तो डेप्रिसिएशन में क्या होगा? 360 प्लस होगा और 210 माइनस होगा, ठीक है। 150 मैंने रिवैल्यूएशन का निकाल दिया, उसमें से ऊपर वाला जैसा ही है। डेप्रिसिएशन अलाउबल एज पर आईटी रूल्स, ये खाली मुझे काम लगेगा कहां पर? आईटी में काम लगेगा, 280। ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ओके, ये आपको यहां पर देके रखे हैं। तो मैट के लिए हम इस पर फोकस करेंगे और आईटी के लिए हम लोग इस पर फोकस करेंगे। तो मैट के हिसाब से आपका टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना बनता है? टोटल ये होता है 350 प्लस 250, 6 लाख रुपए। और डेप्रिसिएशन की बात करो तो 3 270 570 570 प्लस 1070 1070 1085, तो विच एवर इज लोअर, मतलब 6 लाख रुपए आपका यहाँ पर क्या होगा? एडजस्ट होगा। इनकम टैक्स में बात करें तो 2 प्लस 3, 3 और 1 4, तो 420 टोटल आपका अनएब्सॉर्ब लॉस है। और अनएब्सॉर्ब डेप्री आपका बनता है 250, 250 प्लस 180, 350 430 430 440 और 640, राइट। 640 आपका यहाँ पर बनता है डेप्रिसिएशन। तो पहले हम लोग जो अनएब्सॉर्ब लॉस है उसको उड़ाएंगे, उसके बाद हम लोग लेके जाएंगे डेप्रिसिएशन को, ठीक है। चलिए, कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर एवाई 25-26 गिविंग द रीजंस ऑफ द ट्रीटमेंट। चलो पहले वो कंप्यूट कर लेते हैं एज पर इनकम टैक्स। 1425 का आपका प्रॉफिट है। लॉस ऑफ द सब्सिडी हमें माइनस करना है 85,000, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया था दोनों साइड। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स डिसअलाउड है 105, वो भी हमने कर दिया है। इंटरेस्ट में आपको बताया था मैंने 30,000, 30% आपका 1 लाख का डिसअलाउ होगा, वो बात आ गई। और डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में 360, जो हमने ऊपर एडजस्टमेंट में देखा वो भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब माइनस क्या क्या होगा? एक तो आपका एलटीसीजी 360 का, क्योंकि ये कहां जाएगा? कैपिटल गेन में जाएगा। इनकम फ्रॉम यूटीआई जाएगा आईएफओएस में, तो ये भी क्या होगा? यहां से बिजनेस में से माइनस हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन एज पर आईटी आपका माइनस होगा 280। तो एज पर आईटी आपका बिजनेस प्रोफेशन सब कुछ माइनस करके बनता है 12,90,000 रुपीज। डन। अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में सबसे पहले उड़ा दो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को। 420 के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं और अनएब्सॉर्ब डेप्री 640, ये सब कुछ ये खा गया इधर, ठीक है। 1060 पूरा का पूरा। तो आफ्टर सेट ऑफ एवरीथिंग 230 आपका टैक्सेबल प्रॉफिट बचता है। कैपिटल गेन की बात करें तो एलटीसीजी ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन विद द एसटीटी पेड, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 360, ये भी 112A है। इसमें 360 में से 125 पे कोई टैक्स लगने वाला नहीं है, तो बैलेंस अमाउंट जो बचेगा उस पर ही टैक्स लगेगा, 235 आई थिंक आएगा, उस पर 12.5%। इनकम फ्रॉम यूटीआई आईएफओएस ऑब्वियसली 75,000 टैक्सेबल हो जाएगा, तो टोटल आपका इनकम बना 665। अब यहां पर जो एलटीसीजी एक्सीडिंग 1.25 एट द रेट 12.5%, सो आपका यहां पर 360 जो है 360, लेट मी कंप्यूट, 3,60,000 माइनस 1,25,000, that comes to 2,35,000, 2,35,000 into 12.5 percentage into 12.5 percentage equal to 29,375। और जो दूसरी इनकम आपकी बची है, ठीक है, 665 माइनस 360,
305। भाई यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, ये आप लोग यहाँ पर 235 माइनस मत करना। टोटल आपकी जो इनकम आई है 665,000, उसमें से ये जो आपका 360 का जो LTCG है, LTCG उसको माइनस करेंगे तो बचा 305, उस पर 30% 91,500, टोटल 120, और शेष आपका रहेगा 4835, तो टोटल आपका आया 125,710। अब यहाँ पर सरचार्ज नहीं आएगा बिकॉज आपकी इनकम 1 करोड़ से कम है। ठीक, चलिए अब आगे मेट की बात कर लेते हैं। मेट तो 1425 सब्सिडी लॉस दोनों में आएगा, मैंने बोला था। इनकम टैक्स भी दोनों में आएगा। डेप्रिसिएशन 360 माइनस किया है और सॉरी प्लस किया है, और 210 माइनस किया है, बराबर। फिर जो बाकी सारी कहानी थी टीडीएस वगैरह, यूटीआई की इनकम, टीडीएस की इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर आएगा, देखो किधर गया अपना ये, इग्नोर हो गया क्या ये, जस्ट अ मिनट। किधर गया वो, ये वाला पॉइंट हमारा, इनकम क्रेडिटेड, और सॉरी ये खाली फॉरेन कंपनी का था, मेरे दिमाग में फॉरेन कंपनी रह गया इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में भी कुछ नहीं आएगा। आई वॉज इन इंप्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी। चलिए, तो ये यहाँ पर आपका निकल जाएगा। देन ब्रॉड फ्रॉड आपका लॉसेस, बराबर, विच एवर इज लोअर, तो विच एवर इज लोअर हमने यहाँ पर कंप्यूट करके रखा हुआ है। किधर गया ये, 6 लैक्स, तो ये आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, 6 लैक्स यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो टोटल आपका 8-10 माइनस, तो 1165 का बुक प्रॉफिट बना। अब उस पर 15% का टैक्स लगेगा 174, और सेस लगेगा तो 181 आपका टोटल टैक्स बनता है एज पर मेट, और एज पर बुक्स आपका 125 बनता है। तो यहाँ पर आपके मेट के प्रोविजंस में टैक्स ज्यादा आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर बुक प्रॉफिट को ही क्या मान लेंगे, डीम टोटल इनकम मान लेंगे। ठीक है, अब मेट क्रेडिट की बात करिए, मैं खाली आपको यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ खाली, बाकी उसके लिए प्रोविजंस तो हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। लुक, टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट 115 जेबी अपना 181,740 है, उसमें से आपने इनकम टैक्स में कितना आता था 125, तो आपने जो एक्स्ट्रा पे किया ना ऊपर, उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। अब उस पर मैं पूरा डिस्कशन करूंगा बाद में, लेकिन ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हो उसके। ठीक है, सो हियर वी आर डन विद द मैट प्रोविजंस पार्ट 1। ठीक है, अब जो हम लोग आगे कहानी बढ़ाएंगे उसमें हम लोग ऐसी कंपनी के बारे में सोचेंगे जो इंडेक्स कंप्लायंट है, तो उसमें क्या होगा कि थोड़ी सी ट्रीटमेंट बढ़ेगी। कुछ नया है नहीं इसमें, उसमें भी क्वेश्चन के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। डन, चलिए तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं एंड मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। ठीक है, और बाकी जो वीडियोस आपको यहाँ यूट्यूब पे नहीं मिल रहे तो वो आपको मिलेंगे हमारी एप्लीकेशन पे, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नीचे दे के रखा है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ये जो सिंप्लीफाइड बुक है, इट इज अवेलेबल फॉर द सेल, यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर। व्हाट्सएप का नंबर मेरा मैंने आपको नीचे भी देकर रखा है, और आपको यहाँ पे भी नंबर मैं आपको देकर रखता हूँ। ओके, तो यू कैन व्हाट्सएप टू अवर टीम, ओके, विल रिस्पॉन्ड टू यू ऑन दैट इफ यू वांट टू परचेज दिस। ठीक है, चलिए, सो टिल देन एंजॉय योर डे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर की ओर। ओके, गुड बाय।